принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны київського режиму. Лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна, розпочати масштабну оборонну підтримку, закрити для агресора повітряний простір над Україною. Спільно ми маємо врятувати Україну, врятувати демократичний світ. We will weaken Russia's economic base and its capacity to modernize. The saddest moment in my tenure as Secretary General of the United Nations. President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. President. Russian tanks rolling across the border in southern Ukraine. Airstrikes hitting large cities. Ukraine shows scenes of war after President Putin announced a military operation in the country. Everyone here is shocked. Everyone here knew that this might be coming for months. It was predicted and discussed. And people here, a lot of them have fled. हम लोग यहाँ से 3 दिन से आए हुए हैं। 3 दिन से इंडियन एम्बेसी ने बोला हम आपको निकालेंगे। हर 5 मिनट में यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। कल पूरी रात में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, अभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। अब इंडियन एम्बेसी को बोल रहे हैं कोई बात तक करने को आने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग जो भी आ रहे हैं बोल रहे हैं अपनी रिस्क पे निकल जाओ। बाहर ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है कि 5 मिनट में आप लोग खड़े रहो। 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स को, संभालते अब कितना संभालें। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग। वहीं कोई आके मिसाइल मार देता, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं। कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। कैसे निकलेंगे हम? इंडियन एम्बेसी में ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स। जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहाँ पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज़ के सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज़ डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज़ 800 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर करंट लोकेशन। How are we as a student supposed to reach those borders? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज़ इंडिया मीडिया की न्यूज़ खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हज़ार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं, इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। पीस कीपिंग के नाम पर पुतिन ने आखिर वॉर छेड़ ही दी यूक्रेन में। तो हमारे साथ आज मौजूद है राकेश शर्मा जी। तो आइए जानते हैं इस वॉर के बारे में थोड़ा और इनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। राकेश शर्मा मेरा नाम हुआ और 20 साल मैंने भारतीय वायुसेना में काम किया हुआ है और अभी तत्कालीन नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष हूँ। आपको वार के बारे में मैं बताता हूँ कि जो आकलन हो रहा है कि नवंबर अक्टूबर से नहीं, रसिया इसकी पूरे 1 साल से प्लानिंग कर रहा था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज नाटो जो हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, क्या 1 साल से लोग सोए हुए थे? और आज के समय में भी यूक्रेन की हालात वैसी है कि नाटो अमेरिका और उसको उकसा रहा है, लेकिन जहाँ तक सपोर्ट की बात है, आप उसको कहते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। जहाँ लोग मर रहे हैं, जहाँ मैं तो एक चीज़ से और हैरान हूँ कि जितनी भी पश्चिमी मीडिया है, जो कुछ हमारे भारतीय चैनल्स भी कह रहे हैं कि रूस पीछे हट रहा है, रूस हार रहा है। आप समझने की कोशिश करिए, वार कहाँ हो रहा है? यूक्रेन की धरती पे हो रहा है। तो नुकसान किसका होगा? वार जितना लंबा चलेगा, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को है, यूक्रेन की जनता को है और पूरी मानवता को है। पूरी दुनिया इससे सफ़र कर रही है, ये समझने की ज़रूरत है। और नाटो और मैं कहता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस इसके ऊपर इकट्ठा हों और दोनों को एक शांति पहल के लिए बिठाया जाए और जितनी जल्दी ये वार ख़त्म हो, ये बहुत ज़रूरी है।
रशिया ये पहले से ही करते हुए आया है, जब से सोवियत यूनियन टूटा है, जब से सोवियत यूनियन से उसको मतलब निकला है वो, तब से ही ये करता आया है कि आसपास के सभी देशों में कब्जा वो करते आया है। तो अगर इसके लिए अगर कोई भी स्टेप नहीं उठाया जाता है तो, और यूक्रेन में जंग ऐसे ही चलती जाती है, तो रशिया क्या हावी नहीं हो जाएगा बहुत ज्यादा कि अब तो मुझे ये भी देश चाहिए, ये भी देश चाहिए, मुझे इसको भी वापस लेना है, इसको भी वापस लेना है? देखिए, जो आपने बताया ना, 1991 में रसिया का विघटन हुआ, जो 15 कंट्री में रसिया को सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन के टूटने से है, क्योंकि यूक्रेन में आप देखेंगे यूरेनियम का भंडार है, नेचुरल आयर रिसोर्सेज का भंडार है, और आज के डेट में सबसे संपन्न है बाकी जो छोटे कंट्रीज हैं। उसके अलावा यूक्रेन का बॉर्डर टोटली यूरोप से लगता है। अब एक प्लान था अमेरिका का, नाटो का, कि उसको हम सम्मिलित करें। पहले 12 कंट्री से बना, 1949 में जब नाटो बना 12 से बना, फिर 16 हुआ, आज 30 कंट्री है। आप छोटे छोटे देश को मिलाते जा रहे हैं। नाटो को समझने की जरूरत है कि उनकी जो एक ट्रीटी है जिसके अंदर है कि किसी भी नाटो कंट्री के ऊपर अगर हमला होता है तो इसको पूरे नाटो पे हमला माना जाएगा, अमेरिका की संप्रभुत्ता पे माना जाएगा। मेनली बात करूं मैं अमेरिका की, अपनी विश्व में दादागिरी दिखाने की है, विश्व में अपनी हुकूमत कायम रखने की है, तो नाटो में चलती तो अमेरिका की है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं प्रयासरत था कि यूक्रेन को नाटो में ले ले। नाटो में लेने का मतलब है कि नाटो के सैनिक रसिया के आसपास पहुंच जाएंगे, क्योंकि यूरोप का सारा बॉर्डर है और रसिया को लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होने वाला था। तो रसियन जो राष्ट्रपति हैं पुतिन चाहते थे कि यूक्रेन कहीं ना कहीं एक लिखित सहमति दे कि वह नाटो में शामिल नहीं होगा। उसके और भी कई रीजन है। वार का जो रीजन आपको नजर आता है एक्चुअल में वो 10% आपको दिखता है, 90% रीजन उसके अंदर होता है, क्रिएटेड होता है और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग से होता है। तो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं एक चीज और कहूंगा कि अभी मैं टेलीविजन देख रहा था, एक भारतीय छात्र की वहां पे मौत हो गई है, जो बहुत दुखद है। भारत सरकार प्रयासरत है लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। हमारे बच्चे वहां पे हैं, उनकी देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है और उनको सकुशल वापस लाना। हम कम से कम इन पे दबाव बनाएं कि 12 घंटे 18 घंटे का युद्ध विराम हो और हमारे बच्चे जब तक सकुशल वहां से निकले नहीं तब तक वहां पे कोई बमबारी ना हो, कोई वहां पे लड़ाई ना हो। अगर किसी तरीके से मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड की जाती है यूक्रेन को, यूएस गवर्नमेंट के द्वारा अगर प्रोवाइड की जाती है, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वर्ल्ड वार 3 भी हो सकता है। इसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, रसिया ने तो पूरी प्लानिंग की हुई है। अगर वो अमेरिका से डरता तो वार ही नहीं छेड़ता। उसने अमेरिका को क्लियर बता दिया हुआ है कि आप अगर इंटर करोगे तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिका क्या कर रहा है? आप इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रहे हैं, उसका रिजल्ट इमीडिएट नहीं होता, लॉन्ग टर्म होता है। आज जरूरत है लोगों को जान बचाने की, चाहे यूक्रेन के नागरिक हो, कहीं के भी हो, उनकी जान कीमती है। आप देख सकते हैं बिलखते हुए बच्चे, वहां के परिवार, लोग बुरी तरह खाना नहीं मिल रहा है, उनको परेशान है। सबसे ज्यादा विश्व समुदाय को जरूरत है कि जो लोग कह रहे हैं कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, इस जंग को खत्म कराएं। उकसा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अमेरिका और नाटो यूक्रेन को उकसाकर इस युद्ध में धकेल दिया और खुद पीछे हट गया कि तुम लड़ो, तुम मरो, क्योंकि उसकी धरती पर लड़ाई हो रही है। अगर बर्बाद हो रहा है तो यूक्रेन हो रहा है, वहां की अर्थव्यवस्था हो रही है, वहां के लोग हो रहे हैं। अमेरिका को क्या फर्क पड़ना है? ये लोग तो कल भी हथियार बेचते थे, आगे भी हथियार बेचेंगे। तो मुझे लगता है कि भारत का एक अहम रोल होने वाला है, क्योंकि विश्व के नक्शे पे आज भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है और लीडरशिप हमारी बहुत स्ट्रांग है दुनिया में, जिसकी बात कही जा सकती है, सुनी जा सकती है। और मैं बात करूं कि रशियन राष्ट्रपति की हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छी ट्यूनिंग है और आप देख सकते हैं कि उनकी बातचीत भी हो रही है, जिसके कारण एक माहौल बन रहा है कि हमारे छात्रों को वहाँ सकुशल निकाला जाए। बाकी जो आपने बात अभी बोली कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप है इंडिया और रशिया के बीच में, लेकिन चाइना और रशिया के बीच में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप अभी बिल्ड हो रहा है और पुराने टाइम से होता भी आया। पहले भी एक वॉर था, आई गेस आपका वॉर 1962 के वॉर में सोवियत यूनियन के तहत रशिया ने ये ज़रूर कहा था कि हम
अपने चाइनीज सोल्जर्स को सपोर्ट करेंगे, ना कि इंडिया को, तो आने वाले समय में क्या, अगर इंडिया और जो बॉर्डर में परेशानियां चल रही हैं ऑलरेडी, तनाव चल रहे हैं चाइना और इंडिया के बीच में, तो आने वाले टाइम पे अगर कोई भी ऐसा क्राइसिस आता है तो रशिया क्या इंडिया की हेल्प करेगा? देखिए, दोनों कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन रसिया का भारत से शुरू से बहुत अच्छा संबंध रहा है। हमारे हर एक सुख दुख में, अगर 1962 की लड़ाई हो, ठीक है डायरेक्ट सामने से नहीं आया, लेकिन हमारे सपोर्ट में था। 71 में जब अमेरिका ने धमकी दी, अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था, रसिया सामने से आया और अमेरिका को धमकाया कि अगर आप सामने आओगे तो अंजाम बुरा होगा, जिसके कारण अमेरिका को कदम वापस लेने पड़े और हमने बांग्लादेश, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया। तो उस समय अगर रसिया नहीं होता तो हमारे लिए मुश्किल थी। और आज भी अगर हम बात करें, हमारी जितनी भी सैनिक आपूर्ति की है, मैक्सिमम रसिया पे हम निर्भर हैं और उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी है। तो रसिया हमारे साथ है और भारत ने एक अच्छा कदम उठाया कि यूएन के वोटिंग के समय अपने आप को तटस्थ रखा और एक संकेत दे दिया कि हम रसिया के विरुद्ध नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे हर सुख दुख में खड़ा है और आगे भी रहेगा। अमेरिका से नई दोस्ती हुई है, लेकिन ये लोग हथियार बेचने के लिए, और सेल्फिश कंट्री है अगर अमेरिका बात करें, जब उनको लगता है जहां उनको हथियार बेचना है, जहां से उनकी इकोनॉमी उभर रही है वहां। और चाइना का जहां तक सवाल है तो अमेरिका को भी डर है, क्योंकि रसिया से ज़्यादा डर अमेरिका को आज के समय में चाइना से है, क्योंकि चाइना सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिका को खतरा चाइना से है, रसिया से नहीं है। और जब मैं बात करूं कि नेटो जब अगर रसिया से भिड़ेगा तो नुकसान यूरोप का भी होगा, अमेरिका का भी होगा, रसिया का, और चाइना सुपर पावर की तरफ बढ़ेगा। इसलिए इस समय अमेरिका और नेटो भी अपने कदम को संभाल के चल रहे हैं कि एक उनके गलत प्रयास से चाइना को आगे बढ़ने का मौका न मिले। और अगर मैं बात करूं आपसे, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस की आपने बात करी, तो यूएस ने जो रशियन कंपनीज है जिनकी मिलिट्री टाइड अप है बाकी कंट्री से, उन पे सैंक्शंस लगा दिए हैं इस टाइम पे। तो जो इंडिया का हम कह सकते हैं ब्रह्मोस एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो रशिया और इंडिया अभी ऐसा नहीं है कि रशिया एक्सपोर्ट कर रहा है ओनली इंडिया को, अभी लोग मिलके काम कर रहे हैं मिलिट्री बेसिस पे, मिलिट्री इक्विपमेंट्स पे। तो क्या इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है ये? देखिए, नाटो उनकी बात मानने के लिए बाध्य है, भारत नहीं है। अमेरिका ने भारत पे पहले भी सैंक्शन लगाया था जब परमाणु विस्फोट हमारे माननीय वाजपेयी जी ने किया था, और उस समय भी भारत आगे बढ़ा था। तो हम अमेरिका पे निर्भर नहीं है। और जहाँ तक रसिया की बात है तो हमारा सहयोग चल रहा है। इस वार से हो सकता है कि तत्कालीन कुछ इक्विपमेंट आने में परेशानी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं दिखाई देता, और भारत अमेरिका की बात नहीं मानने वाला है। बाकी अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो एक अगर हम सर्वे लेके चलते हैं तो अभी जो सबसे रीसेंट हम कह सकते हैं क्या प्रॉब्लम आने वाली है, मिड टर्म में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, और लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम आने वाली है इस वॉर से? देखिए, इससे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान होना है। सबसे बड़ा नुकसान है, मैं बताऊं, क्रूड ऑयल, क्योंकि रसिया से भी हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, और क्रूड ऑयल का आप देखेंगे अभी हाईएस्ट लेवल पे 120 रुपये पर डॉलर तक पहुंच गया है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इंडिया में क्रूड प्राइसेस, जो ऑयल के प्राइस बढ़ने वाले हैं, जिसका हमारी अर्थव्यवस्था पे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी काफ़ी अच्छी गति से चल रही है, और क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा प्रभाव भारत जैसे देश को पड़ेगा। दूसरे नंबर में आता है गोल्ड। अभी वार होने से क्या होता है, लोगों को जो फियर होता है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, और इंडिया गोल्ड का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। तो मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि गोल्ड की तरफ ना ध्यान दें, क्योंकि गोल्ड का प्राइस फिर वार के बाद गिरेगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। चाहे शेयर मार्केट के सेंसेक्स की बात करें, तो जितनी जल्दी ये वार खत्म होगा, मुझे लगता है जिस तरह से आज मैं देख रहा था कि अब रशियन फोर्सेस कीव की तरफ बढ़ रही है, बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, और लगभग 64 किलोमीटर का उनका कन्वॉय है, जिसमें उनके तोप, गोले बारूद सब कुछ है। तो अगर हालात सामान्य रहा तो हो सकता है कि यूक्रेन में तख्ता पलट भी जल्दी हो जाए, और विश्व समुदाय की जिम्मेदारी है कि इस समय में दोनों को जितना जल्दी हम
आपस में शांति वार्ता पे लाएं और ये युद्ध खत्म हो। यूक्रेन में काफ़ी ऐसे आपने अभी बताया कि एक बच्चे की डेथ भी हो गई है वहाँ पे, और काफ़ी ऐसे बच्चे अभी भी हैं जो फंसे हुए हैं। आई गेस 16,000 तक अभी भी बच्चे हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं। उनके लिए इंडियन गवर्नमेंट को अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि आई गेस कहा जा सकता है कि थोड़ा लेट स्टेप उठाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो अभी और क्या कुछ किया जा सकता है उनके लिए? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने 4 मिनिस्टर्स को जो नियर बाई कंट्री में भेजा है कि वहाँ से कोऑर्डिनेट करे। सबसे मुश्किल हालात होती है युद्ध के समय बाहर निकलना, क्योंकि जब बमबारी हो रही हो और आप कैसे निकलेंगे बाहर, संसाधन नहीं है, बाहर निकलने की बहुत सारी दिक्कत है। और मैं तो एक अपील करूंगा कि कम से कम 24 घंटे युद्ध विराम की घोषणा की जाए और भारतीय छात्र सकुशल बॉर्डर तक उनको भेजने की व्यवस्था रसिया और यूक्रेन दोनों की सरकारें करें, क्योंकि आने वाले समय में भारत की एक बड़ी भूमिका होने वाली है। और यहाँ अगर लोगों में आक्रोश बढ़ेगा तो कहीं न कहीं सरकार भी मजबूर होगी कि इस युद्ध विराम में दखलंदाजी करने से पीछे हटेगी। लोगों के लिए किसी तरीके का मैसेज आप देना चाहते हैं वॉर के रिगार्डिंग? विशेषकर जिनके बच्चे अभी यूक्रेन में हैं उनको धैर्य रखने की ज़रूरत है और सरकार अपना कार्य कर रही है। युद्ध की स्थिति में मुश्किलात आते हैं। मैंने खुद वायुसेना में काम किया हुआ है, हमें पता है कि स्पेशली नॉर्मल माहौल में किसी कंट्री से बाहर निकालना, वो भी एक साथ 15 से 20 हज़ार बच्चों को आसान नहीं होता। और युद्ध की स्थिति में हमें पता नहीं कि बच्चे हैं कहाँ, किस शेल्टर में हैं, गाड़ी कौन सी जाएगी। तो इन सारों चीज़ों की व्यवस्था सरकार कर रही है, देख रही है, और बहुत जल्दी सारे बच्चे सकुशल भारत आएंगे, क्योंकि भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी। पेरेंट्स थोड़ा सा अपने आप को तसल्ली में रखें और सरकार का साथ दें। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वॉर किसने शुरू करी, क्यों शुरू करी, कौन सही है कौन गलत है, इसका फैसला ना करके अगर हम ये सोचें कि जो आम जनता है उनको कैसे हम बचा सकते हैं, उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, अगर हम उनकी तरफ रहते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आप क्या सोच रखते हैं। पीस एक डिक्लेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप हमें बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NT24 न्यूज़।